हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधन। तो आज का प्रश्न रहेगा, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों से आप क्या समझते हैं? आधुनिक समय में इन साधनों का क्या महत्व है? सबसे पहले लेते हैं पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से आज से कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख खनिज संसाधन हैं। ये सभी संसाधन भूगर्भ से निकाले जाते हैं तथा इनके भंडार सीमित हैं और कभी भी समाप्त हो सकते हैं। इन्हें परंपरागत ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। अतः इन संसाधनों का उपयोग बड़ी मितव्ययता से किया जाना चाहिए। भूगर्भ से निकाले जाने के कारण इन्हें ऊर्जा के खनिज संसाधन कहा जाता है। कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति जैविक पदार्थों से हुई है। इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी कारण इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के प्रमुख पारंपरिक ऊर्जा संसाधन क्या क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है कोयला। कोयला औद्योगिक ऊर्जा का प्रमुख साधन है। लोहा, इस्पात तथा रासायनिक उद्योगों के लिए कोयला अनिवार्य है। भारत में व्यावसायिक शक्ति का 67% से भी अधिक भाग कोयले एवं लिग्नाइट के द्वारा पूरा होता है। भारत का 98% कोयला सोंडवानायुगीन है। यहाँ 75% कोयला भंडार दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ रानीगंज है, झरिया है, गिरडीह है, बोकारो है तथा कर्णपुरा में कोयले की प्रमुख खानें हैं। गोदावरी महानदी, सोन तथा वृद्धा नदियों की घाटियों में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तथा छत्तीसगढ़ के मैदानों में कोयले के विशाल भंडार हैं। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में छठा स्थान है। देश में कोयले के सुरक्षित भंडार 24,784.7 करोड़ टन आके गए हैं, जिसका 29.6% झारखंड, 24.6% ओडिशा, 11.3% पश्चिम बंगाल, 23.4% छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश तथा शेष 11.1% अन्य राज्यों में पाया जाता है। दूसरा लेते हैं पेट्रोलियम। खनिज तेल ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है। कृषि व औद्योगिक मशीनों एवं वाहनों में खनिज तेल चालक शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह भूगर्भीय चट्टानों से निकाला जाता है। भूगर्भ से निकले हुए कच्चे तेल में अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं। अतः तेल शोधनशालाओं में इन अशुद्धियों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है। भारत में आज 10 ऑयल रिफाइनरी हैं जो तेल शुद्ध करने का काम कर रही हैं। हमारे नियरेस्ट पानीपत में है, दिल्ली में है, मथुरा में है, डिगबोई में है, गुजरात के अंकलेश्वर में है, मुंबई में है, बसई में है, जिससे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोबिल ऑयल, ग्रीस, डीजल आदि अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। खनिज तेल का उपयोग वायुयान, जलयान, रेलगाड़ियों, मोटर तथा अन्य वाहनों के संचालन में किया जाता है। इससे निकले पदार्थों से फिल्म, प्लास्टिक, वार्निश, पॉलिश, मोमबत्ती, वैसलीन आदि अनेक पदार्थ प्राप्त होते हैं। खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र भारत के जो प्रमुख खनिज तेल हैं उनमें सबसे पहला नंबर आता है आसाम के अंदर डिगबोई तेल क्षेत्र है, नाहरकटिया तेल क्षेत्र है, सूरमा घाटी तेल क्षेत्र, मसीपुर, बदरपुर एवं पथरिया जो कि सबसे पहला है। और इंडिया का लगभग 40% तेल इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है।
उसके बाद गुजरात तेल क्षेत्र है। गुजरात में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, लुनेज तेल क्षेत्र, खंबात तेल क्षेत्र भी हम इसे कहते हैं, अहमदाबाद कलोल तेल क्षेत्र और वडोदरा तेल क्षेत्र। इसमें कोयली में यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है गुजरात के अंदर, अंकलेश्वर में है। नंबर 3 होता है अरब सागर अपतटीय तेल क्षेत्र, जिसमें प्रमुख नाम आता है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र और आलिया बेट तेल क्षेत्र। मुंबई से 120 किलोमीटर समुद्र में बसई नाम का एक टापू है, जहाँ से तेल निकालकर मुंबई में ऑयल रिफाइनरी में पाइप के माध्यम से लाया जाता है, पाइपलाइन के माध्यम से वहाँ पर उसको रिफाइन किया जाता है। ये क्षेत्र भी 40% इंडिया का तेल उत्पादन करता है, शेष में 20% अन्य क्षेत्रों में, गुजरात में। नंबर 4 अन्य तेल क्षेत्रों में आते हैं राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा बहुत तेल निकाला जाता है। और जो नवीन संभावित तेल क्षेत्र हैं, जहाँ की संभावना है कि यहाँ पर तेल का भंडार हो सकता है, उनका पता लगाया जा रहा है, उन पर रिसर्च हो रहा है। गंगा नदी की घाटी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी के डेल्टाई भागों के समीप गहरे सागरीय क्षेत्र तथा असम राज्य में और भी अन्य क्षेत्रों पर डिगबोई के अलावा, इन सभी क्षेत्रों के अलावा तेल हो सकता है। तीसरा आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का संसाधन होने के साथ साथ पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए कच्चा माल भी है। वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग 30 अरब घन मीटर हो गया है तथा इसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाने लगा है। इसके अनुमानित भंडार 638 अरब घन मीटर हैं। वास्तव में ऊर्जा संसाधनों की कमी वाले देशों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धि एक अनमोल उपहार है। प्राकृतिक गैस के भंडार प्राय खनिज तेल के साथ ही पाए जाते हैं, परंतु खनिज तेल क्षेत्रों से अलग केवल प्राकृतिक गैस के भंडार त्रिपुरा एवं राजस्थान राज्यों में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटों से दूर गहरे सागर में भी प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं। प्राकृतिक गैस का संरक्षण कठिन होता है। इसे सिलेंडरों में भरकर रसोई ईंधन के रूप में सुरक्षित तो रखा जा सकता है, परंतु अधिक समय तक उसे संभाल कर रखने में आग लगने की आशंका बनी रहती है। अतः प्राकृतिक गैस का तुरंत उपयोग करना ही श्रेयस्कर रहता है। पेट्रो रसायन एवं रासायनिक उर्वरक उद्योगों द्वारा इसके अधिक उपयोग से इसका संरक्षण संभव हो पाया है। चौथा है विद्युत बिजली। विश्व में संभाव्य जल शक्ति की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान है। भारत में बिजली के 3 स्रोत हैं: ताप विद्युत, थर्मल पावर, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आणविक शक्ति, एटॉमिक पावर। ये सभी परंपरागत साधन थे। अब हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं। वो नीचे दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है पवन ऊर्जा का। नौ परिवहन पवन तथा प्रवाहित जल का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है। प्राचीन काल में बहुत बच्चों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारी नदियों पर पंचक्की लगाई गई थी। आज धीरे धीरे वो सब सिमट गया है। तो प्राचीन काल में अनाज पीसने के लिए पंचक्कियों का उपयोग किया जाता था। भूगर्भ से जल खींचने में भी पंचक्कियों का प्रचलन था। ऊर्जा के ये ऐसे संसाधन हैं जिनको बार बार नवीनीकरण किया जा सकता है। अन्य संसाधनों की अपेक्षा इनसे ऊर्जा प्राप्त करने में खर्च भी कम पड़ता है। पवन के उपयोग से 200 मेगावाट तथा विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। ज्वारीय ऊर्जा, भारत की समुद्री सीमा, ये दूसरा पॉइंट आता है ज्वारीय ऊर्जा। भारत की समुद्री सीमा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटे की प्रक्रिया द्वारा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन सुगमता से किया जा सकता है।
यदि ज्वार भाटे के समय किसी संयंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कर ली जाए तो प्राप्त ऊर्जा शक्ति का उत्पादन बहुत ही सस्ता पड़ता है। यह ऊर्जा का अक्षय संसाधन है जो कि कभी समाप्त नहीं होता। भारत में कच्छ एवं खंबात की खाड़ियाँ ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में आदर्श दशाएं प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि यहाँ संकरी खाड़ियों में ज्वारीय जल बहुत ही तीव्रता से ऊपर उठता है। उसके बाद तीसरा आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहाँ गर्म जल के स्रोत उपलब्ध हैं। वास्तव में गर्म जल के स्रोत ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही उपलब्ध हो सकते हैं। भारत इस संसाधन में धनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी गर्म जल के स्रोत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण नामक ग्राम जल स्रोत से ऊर्जा प्राप्ति के प्रयास चल रहे हैं। केवल हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण नामक एक गर्म जल स्रोत है और कहीं भी कोई गर्म जल स्रोत नहीं है। उससे ही ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास सरकार के चल रहे हैं। चौथा आता है जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा। बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य अपर्दित भूमि जिस पर कि कोई खेती न की जा रही हो, बंजर भूमि कहलाती है, का उपयोग हम वृक्षारोपण के लिए कर सकते हैं। इन पर ऐसे वृक्ष लगाए जा सकते हैं जिनकी वृद्धि शीघ्र हो सके तथा उनमें तापजन्य गुण भी हो। इनसे ईंधन की लकड़ी, काष्ठ, कोयला और शक्ति प्राप्त की जा सकती है। भारत में इन वृक्षों का उपयोग करके लगभग 1.5 मेगावाट शक्ति का उत्पादन किया जाता है। पांचवा आता है अपशिष्टों से प्राप्त ऊर्जा। बड़े बड़े नगरों एवं महानगरों में लाखों टन कूड़ा कचरा एकत्र होता है जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। दिल्ली महानगर में ठोस पदार्थों के रूप में प्राप्त कूड़े कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परीक्षण के रूप में एक संयंत्र कार्यशील है जिससे प्रतिवर्ष 4 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इससे प्रोत्साहित होकर अन्य नगरों एवं महानगरों में भी ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं या लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है छठा कृषि अपशिष्टों से प्राप्त ऊर्जा। वर्तमान में भारत में चीनी मिलों से भारी मात्रा में जो खोई होती है, इसे हम बैगास भी कहते हैं, इसकी प्राप्ति हो रही है। गन्ने की पेराई मौसम में इस खोई से 2000 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। कृषि, पशुओं तथा मानव के अपशिष्टों द्वारा उत्पादित ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकता में प्रयुक्त की जा सकती है। इस दिशा में बायोगैस संयंत्रों का संचालन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सातवां सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, कभी न समाप्त होने वाला भंडार है। जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगी। आज इसका बहुत बोलबाला है, सभी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। इससे विपुल मात्रा में अनवर्थ रूप से लगातार, अनवर्थ का मतलब लगातार, ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में सौर ऊर्जा भविष्य के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला एवं खनिज तेल आदि जीवाश्मीय ईंधन कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त हो सकते हैं, परंतु ब्रह्मांड में जब तक सूर्य विद्यमान रहेगा उससे भारी मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती रहेगी। इस प्रकार उपयुक्त ऊर्जा संसाधनों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निसंदेह ये कहा जा सकता है कि हमारा भविष्य ऊर्जा के लिए इन्हीं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर रहेगा। अब देखिए ऊर्जा के जो संसाधन, इनका महत्व क्या है। नंबर 1, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा ऊर्जा के प्रमुख गैर परंपरागत संसाधन हैं। दूसरा, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का विकास वैज्ञानिक तकनीक के विकास के साथ साथ किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है। तीसरा, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन नवीकरणीय होते हैं, इनका निरंतर उपयोग किया जाता रहेगा। अर्थात अभी ऊपर भी बताया गया है कि जब तक ब्रह्मांड में सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। चौथा, इन्हीं ऊर्जा के अक्षीय
संसाधन कहा जाता है जो कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है। कोयला कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, जो कि भूगर्भ से निकाले जाते हैं वो सभी संसाधन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होंगे। पांचवा, वर्तमान में ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों की उपलब्धता तो पर्याप्त मात्रा में है, परंतु तकनीकी विकास की कमी के कारण उनका उपभोग व्यापक रूप से नहीं हो पाया है। छठा है, ऊर्जा के ये संसाधन पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से मुक्त हैं, अर्थात इनसे प्रदूषण नहीं होता है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि ऊर्जा संसाधनों की प्राप्ति के लिए भारत का भविष्य गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में ही सुरक्षित है। हमें इसी और अधिकाधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि परंपरागत और ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में अंतर कीजिए। हमने अलग अलग रूप से इनको पढ़ लिया है, हम अंतर भी कर सकते हैं। इनमें से कोई एक भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको अब हल कर सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।